नेक्स्ट टॉपिक इज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। ये जो हाइपोथेसिस थी कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता है, ये वॉटसन एंड क्रिक ने दी थी। लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो दो साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है मिसेल्सन एंड स्टेल। ठीक है, 1958 में वॉटसन एंड क्रिक की दी गई हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था और इन्होंने ये बताया था पूरे प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के साथ कि जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो वो सेमी कंजर्वेटिवली होगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि मिसेल्सन और स्टेल ने किस किस चीज़ का यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर। सबसे पहले इकोलाई बैक्टीरिया, ठीक है, फिर साथ ही साथ नाइट्रोजन कंपाउंड था NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। बेसिकली इन दोनों साइंटिस्ट ने नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स लिए थे, हैवी आइसोटोप्स N15 और लाइट आइसोटोप्स N14। तो इन दोनों ही नाइट्रोजन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं कि एक हैवी है और एक लाइट है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, किस बेसिस पर बोल रहे हैं? इनकी डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर हमने ये बात बोली है। तो इन दोनों ही नाइट्रोजन को अगर एक दूसरे से सेपरेट करना हो तो किस आधार पर करेंगे? डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पर, वो भी CaCl सीजियम क्लोराइड। ये है आपका हाई डेंसिटी, ठीक है, और ये लो डेंसिटी। ठीक है, याद रखना 15 हाई होता है, 14 लो होता है। इसी बेसिस पर हमने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया था। तो क्या एक्सपेरिमेंट दिया था मिसेल्सन एंड स्टेल ने, देख लेते हैं। एक और चीज़ देखना है कि इकोलाई बैक्टीरिया या तो फेवरेबल कंडीशन में, ऑप्टिमम कंडीशंस में बैक्टीरिया की ग्रोथ को ऑब्जर्व करोगे, यू विल सी इकोलाई बैक्टीरिया रेप्लिकेट्स इन 20 मिनट्स। तो 18 मिनट्स के अंदर क्या हो जाएगा, इनका जो डीएनए वो मल्टीप्लाई कर लेगा और रेप्लिकेट कर लेगा। और सेल को डिवाइड करने में यानी कि माइटोसिस करने में 2 मिनट्स लगते हैं सिर्फ। तो हम ये कह सकते हैं कि इकोलाई बैक्टीरिया जो पूरा सेल साइकिल है उसको 20 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। बहुत सारी जगह पे आपको 18 मिनट्स दिखेगा तो वो डीएनए की रेप्लिकेशन का टाइमिंग है, ठीक है, ध्यान रखना। और जो लास्ट के 2 मिनट्स है उसमें वो माइटोसिस करता है। तो 20 मिनट्स के अंदर इकोलाई बैक्टीरिया कम्प्लीटली डिवीजन कर जाता है, डिवाइड कर जाता है। अब इन साइंटिस्ट ने क्या करा, एक मीडियम में ग्रो करवाया इकोलाई बैक्टीरिया को और उस मीडियम के अंदर 14N नाइट्रोजन प्रेजेंट था। ठीक है, किसके फॉर्म में? NH4Cl की फॉर्म में। फिर आपने क्या किया, जब बहुत ही लंबे समय से इकोलाई बैक्टीरिया को एक्सटर्नल सोर्स से जो नरिशमेंट मिल रहा था उसमें 14 नाइट्रोजन था, तो जब भी इकोलाई बैक्टीरिया रेप्लिकेशन करेगा तो उसके डीएनए में भी 14 नाइट्रोजन की एंट्री होगी। तो काफ़ी लंबी जनरेशन्स के बाद भी इकोलाई बैक्टीरिया ऑब्जर्व किया गया तो उसके डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा? 14N। लेकिन फिर हमने क्या किया, हमने क्या कर दिया, मीडियम चेंज कर दिया। फिर हमने दिया क्या प्रोवाइड करवाया, 15N, किसको? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में। पर इनमें डिफरेंस क्या था, यहाँ पर नॉर्मल नाइट्रोजन था और यहाँ पर हैवी नाइट्रोजन है, या आप बोल सकते हो हैवी आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या होगा, नॉर्मली हमारे पास में क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है। यहाँ पे भी हमने लिख दिया 14 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी लिख दिया हमने 14 नाइट्रोजन। तो जब भी ये डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो ये जो दोनों स्टैंड्स जो खुल चुके हैं, अब क्या होगा, देखो मैं यहाँ पे बनाया है, ठीक है, एक 14 है, ये वाला जो है एक 14 है और यहाँ पे दूसरा भी 14 है। तो जब हमने मीडियम चेंज कर दिया तो इकोलाई बैक्टीरिया को 15 नाइट्रोजन मिलेंगे, तो जो यहाँ पे दूसरा स्टैंड जो बनेगा वो क्या बनेगा, 15 नाइट्रोजन का। और सिमिलरली यहाँ पर भी जो दूसरा स्टैंड जो बन रहा है वो भी क्या होगा, 15 नाइट्रोजन का होगा। तो ऐसा क्यों हुआ, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो एक स्टैंड पेरेंटल रहता है एंड अनदर स्टैंड इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। एक स्टैंड जो होता है वो पेरेंट का होता है और जो दूसरा स्टैंड होगा वो न्यूली सिंथेसाइज होगा। और वो न्यूली सिंथेसाइज कैसे बना, इनके जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस थे, जैसे कि मान लीजिए ATTAGCAT, ठीक है, TAATCGTA। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 14 15 14 15 14, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन गया, ये हाइब्रिड बन गया। तो जब भी ऑब्जर्व किया जाएगा डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पर तो किस तरीके से आप ऑब्जर्व करोगे, लाइक दिस, बिल्कुल बेस पर आप इसको ऑब्जर्व करो क्योंकि लाइटर होता है। अब इस केस में देखा जाए तो यहाँ पे हैवी और लाइट दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ये कहाँ पर शो होगी, आपको सेंटर में शो होगी। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व करोगे कि ये हाइब्रिड है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सीजियम क्लोराइड बेस्ड डेंसिटी ग्रेडियंट की। तो ये कितने टाइम में हुआ, 20 मिनट्स के अंदर इकोलाई में। अब अगर हम अगली जनरेशन की तरफ बढ़ेंगे तो फिर से 20 मिनट्स यानी कि 40 मिनट्स हो गए। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो 14 15 प्रेजेंट है ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। जैसे कि
14, 15, 14, 15, ठीक है। इस तरीके से चारों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अब जो मीडियम हमने इनको प्रोवाइड किया हुआ है वो 15 नाइट्रोजन वाला ही है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बनेगा इट विल बी 15। यहाँ पर भी जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो 15 बनेगा। तो इस तरीके से सिमिलरली यहाँ पर भी 15 आएगा और यहाँ पर भी 15 आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमको दो हाइब्रिड मिली है, एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली, बाकी ये दोनों तो 15, 15, 15, 15 है। तो इन दोनों को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ये आपको बोला जाएगा न्यूली सिंथेसाइज। आप इसको क्या बोलोगे? न्यूली सिंथेसाइज। इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर आपको हैवी आइसोटोप दिखेगा और आपको इसके अंदर हाइब्रिड भी नज़र आएगी। तो इस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है कि जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो उसमें 50% इन्फॉर्मेशन पेरेंट की होती है और 50% न्यूली सिंथेसाइज इन्फॉर्मेशन होती है। इसीलिए यहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन बोला जाता है। तो इसमें दो चीज़ें हमको याद रखनी कि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में हमको इन्फॉर्म किसने किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने, जब उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए स्टडी किया था 1953 में। तो उन्होंने ये भी बताया था कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करता है, लेकिन उसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो दिया था किसने? मिचेल्सन एंड स्टेल ने। कौन से ईयर में दिया था? 1958 में। आपको ईयर और साइंटिस्ट के नेम लर्न करना है, याद रखना है आपको। अब उसमें इन्होंने किस किस चीज़ का यूज़ किया एक्सपेरिमेंट के लिए? इकोलाई बैक्टीरिया का, एक मीडियम जिसमें अमोनियम क्लोराइड था। अब उन्होंने जो नाइट्रोजन का यूज़ किया वो एक 14 था और एक 15 था। 14 जो था वो लाइटर वन था और जो 15 था वो हैवी था, ठीक है। क्यों? क्योंकि 14 की डेंसिटी कम होती है। हमने किसके बेस पर स्टडी किया था? ये डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पर, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के बेस पर हम इनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो हमने काफ़ी समय तक इकोलाई बैक्टीरिया को 14 नाइट्रोजन बेस के अंदर रखा। फिर जब हमने 14 नाइट्रोजन वाले इकोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को रेप्लिकेट करवाया तो हमने देखा कि क्या उसमें 14 वाला नाइट्रोजन तो था, लेकिन जैसे ही हमने उसमें 15 वाला मीडियम दे दिया, यानी कि हमने मीडियम चेंज कर दिया, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने हाइब्रिड को ऑब्जर्व किया, ठीक है। 14, 15, 14, 15 वाले रेशो को। जब ये जो है ये जब नेक्स्ट जनरेशन बनाएगी 20 मिनट के बाद रेप्लिकेट करेगी तो आपको क्या मिलेगा? हाइब्रिड भी मिलेंगे और न्यूली सिंथेसाइज भी मिलेंगे। इट मीन्स इट प्रूव्स डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिव। फिर एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम है टेलर। इन्होंने टेलर ने क्या बताया था? डीएनए एंड क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन को प्रूव करने की कोशिश की थी। अब टेलर ने जब अपने कलीग्स के साथ में एक्सपेरिमेंट किया तो वो एक्सपेरिमेंट था विसिया फाबा के साथ। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था विसिया फाबा, जिसको बोला जाता है फाबा बीन्स। फिर उन्होंने रेडियो थायमिडिन का इस्तेमाल किया था ये चेक करने के लिए कि क्या सच में डीएनए सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेट करेगा या नहीं। सो हियर वी कंप्लीट द टॉपिक सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन।